नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पल्लवी जी, दर्शकों के समय समय पर हमें ढेरों ईमेल्स आते रहते हैं और सुझाव आते रहते हैं कि हम अलग-अलग विषयों पर आपसे बातचीत करें। बहुत से लोग बाग आपसे स्वयं आपकी वेबसाइट के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे संपर्क करते हैं। और जहां हमने कुछ सप्ताह पहले एजुकेशन एंड वास्तु एपिसोड पर बातचीत करी थी, बहुत से पेरेंट्स की प्रतिक्रिया और फीडबैक आई कि वो अपने बच्चों को बहुत एंजाइटी में देखते हैं, डिप्रेशन में देखते हैं और स्टडीज़ का बहुत प्रेशर है। और ये बात केवल बच्चों में ही सीमित नहीं है, इवन बड़ों में भी अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें नज़र आती हैं और आज की दौर में पहले से कहीं ज़्यादा नज़र आता है। तो आज इसी को एक विषय के अनुसार रखते हुए हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन एंड वास्तु विषय पर। क्या कहेंगे हमारे आज के विषय के बारे में? बहुत अच्छा विषय है। लाइफ में कई बार हम बिज़नेस के सक्सेस के लिए, जॉब में अपने करियर एनहांसमेंट के लिए, शादी-ब्याह के लिए बहुत चिंतित होते हैं। बहुत सारे हमारे उसके लिए अलग-अलग तरह के सपने होते हैं, ख्वाहिश होती है। लेकिन एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो कई बार किसी भी एज के व्यक्ति के साथ अच्छे खासे नॉर्मल व्यक्ति को कुछ टाइम पीरियड के दौरान परेशान करती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको पैदाइशी एंग्ज़ायटी होती है और वो अपना जो परफॉर्मेंस है, जो अपनी लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट है, वो अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के लिए पहले तो ये प्रॉब्लम्स कैसे होती है और वास्तु का उसके साथ कैसे कनेक्शन है, क्योंकि ये तो हेल्थ इश्यू के साथ कनेक्टेड बातें हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र जो कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्शन, कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ विषय है, वो डिप्रेशन जैसी मानसिक तौर की बीमारी, साइकोलॉजिकल चीज़ों के अंदर किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। ये छोटी-छोटी काफ़ी समझने लायक बात है और जिससे आप अगर किसी भी वजह से एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हो, किसी भी एज ग्रुप के साथ हो, जो भी वजह रही हो, लेकिन अगर आपको इससे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, तो आप वास्तु शास्त्र की हेल्प लेके अपने आस-पास के माहौल को पॉजिटिव बना सकते हो। अपने अंदर के बने हुए डार्क फीवर और एंग्ज़ायटी के अंदर कंट्रोल पा सकते हो और काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल हो सकती है छोटी-छोटी वास्तु के टिप्स। जी। पल्लवी जी, जब कभी बात एंग्जायटी, डिप्रेशन की होती है तो आम आदमी से लेकर के साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट सब कोई सकारात्मक एनवायरनमेंट बनाने की बात करता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात करता है कि आपके इर्द-गिर्द का माहौल कैसा है, कैसे एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, आपके घर का रख-रखाव कैसा है, आपके ऑफ़िस का रख-रखाव कैसा है, ये तमाम पहलू के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़ोर दिया जाता है। लेकिन बहुत से कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि इसमें वास्तु भी मददगार हो सकता है। थोड़ा आप इसे हमें गाइड कीजिए कि जी। किस तरह से मददगार हो सकता है वो और लोग इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, ये हमें गाइड कीजिए। वास्तुशास्त्र में एंजाइटी के मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं, क्योंकि जब कभी मैं वास्तु के घर का होम कंसल्टेशन के लिए साइट विजिट करने के लिए उनके घर जाती हूँ, तो कई बार क्या होता है कि सिस्टर होती है, बहन होती है, बच्चा होता है या फिर अलग-अलग घर के पेरेंट्स होते हैं जो यहाँ के यूएस के एनवायरनमेंट की वजह से कई बार वो हैंग आउट नहीं कर पाते हैं और वो डिप्रेशन में अचानक से आ जाते हैं। तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन और कॉमन समस्या है जो हमें मैं ये कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट काफ़ी घरों में दिखाई देती है। और उसके लिए सबसे पहले एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट हमारी 2-3 एक सजेशन होते हैं जो उनको आम तौर पे हेल्पफुल होते हैं, जिसमें व्यक्ति दर व्यक्ति चार्ट को इंडिविजुअली नहीं देखा जाता है, लेकिन कुछ कॉमन बातें होती हैं। अभी हमारे पास जब हम इस समस्या के बारे में बात करते हैं तब किसी भी व्यक्ति की पर्टिकुलर नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो यहाँ पे मैं समांतर वास्तु की टिप्स देने वाली हूँ जो हर एज ग्रुप में जहाँ कहीं आपको फील होता है कि आपके घर में डिप्रेशन और एंजाइटी है, डिवोर्स की वजह से है, शादी ब्याह के किसी इश्यू की वजह से है, बच्चों की वजह से है, माता पिता को इन्वायरमेंट सूट नहीं करता है उसकी वजह से, या जो भी तरह की आपके मन में धारणा हो, जो भी समस्या हो, लेकिन कॉमन टिप्स को आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले होती है कलर्स के बारे में। डू और डोंट दोनों कहने की कोशिश रहेगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार
अगर आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स लगते हैं, तो आपको सबसे पहले उनके आसपास के एनवायरनमेंट में से ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक, ये सारे वाटर कलर से जो वाटर फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक, ये तमाम कलर्स कॉम्बिनेशन को आसपास के रखरखाव में वॉल डेकोर, फैब्रिक डेकोर और फ्लोर डेकोर। वॉल डेकोर का मतलब होता है ऐसे कलर की दीवार पे पेंटिंग, पिक्चर, पोस्टर या दीवार के कलर्स। फैब्रिक डेकोर का मतलब होता है उस बेडरूम के अंदर उस तरह के बेडशीट का पूरा सेट बना हुआ हो, कर्टन्स वगैरह बने हुए हो, या उस आसपास में कोई भी तरह के फैंसी क्लॉथ मटेरियल का डेकोरेशन हो जो कि फैब्रिक के साथ बिलोंग करता हो, तो ऐसे कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। और फ्लोर डेकोर में इस तरह के आपने कोई भी वास रखे हुए हो या कोई भी तरह के पेंडेंट स्टैंड, फैंसी चीजें, लाइटिंग वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज कहीं पे भी आपको दिखाई देती है तो उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले सिंपल टिप्स कोई भी व्यक्ति कहीं भी अप्लाई कर सकता है, जो कि है कलर थेरेपी के माध्यम से। तो ये जो कलर्स होते हैं उनके आसपास से अवॉइड करने हैं, कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। उस व्यक्ति के कमरे को जब आप देखते हो या उनका जहाँ पे भी उठना बैठना हो, घर में होम ऑफिस हो और वहाँ पे वो ऑफिस का ज्यादा यूज करते हो, तो बात सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं है। लेकिन इस तरह के व्यक्ति, डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति जहाँ कहीं बैठते हैं तो उनके आसपास के माहौल में, उनकी ऑफिस लोकेशन के अंदर, उनके रेसिडेंशियल एरिया में ये तमाम कलर्स कॉम्बिनेशन वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल ही यूज नहीं करने चाहिए। और साइंटिफिकली भी इसका लॉजिक है। ये जो तमाम कलर्स हैं ये वाटर एलिमेंट के साथ कलर्स बिलोंग करते हैं, जो आदमी को अपनी बिजी लाइफ में, एक्टिव लाइफ में रिलैक्सेशन फील करवाते हैं, शांति, काम, कूल फीलिंग करवाते हैं। जो व्यक्ति ऑलरेडी डिप्रेशन और एंजाइटी का पेशेंट है, जो ऑलरेडी डाउन फील करता है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। उसमें आप वाटर एलिमेंट के कलर्स को अप्लाई करोगे तो उसको ज्यादा वो डाउन फील होना शुरू कर देगा। और जो भी ट्रीटमेंट आप उसको शायद दे रहे हो या आप कोशिश करते हो कि उसमें ज्यादा एनर्जी हो जाए और वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल जाए, वहां पे उसको ये सारी कलर थेरेपी जो है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी का काम करेगी और उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर वो ज्यादा अच्छा एनर्जेटिक फीलिंग नहीं उनके अंदर आएगी। तो दवाइयां अगर आप दे रहे हो तो भी उसके ऊपर उसका अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। तो सिंपल वास्तु के टिप्स डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कि जो भी तमाम वाटर एलिमेंट्स के कलर्स कॉम्बिनेशन है वो उनके सराउंडिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपसे कि कलर थेरेपी का यूटिलाइजेशन किया जाए और एक रखरखाव में बदलाव आएगा, थोड़ा मूड उससे बदलेगा, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है उसके मूड स्विंग्स काफी मैटर करते हैं यहाँ पर। काफी साथ ही साथ एक ब्रेक के बाद आपसे कुछ दिशाओं के बारे में भी समझना चाहेंगे कि इसमें दिशाएं किस तरह से मदद कर सकती हैं। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे पल्लवी जी के साथ और आज के विषय पर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड वास्तु पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। We'll be right back. स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं एंजाइटी, डिप्रेशन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। कुछ दिशाओं के बारे में हमें गाइड कीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खासतौर पे ऑफिस की सेटिंग में ऐसे होते हैं जहां पर उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं कलर्स को चेंज करने की, लेकिन शायद वो अपने जिस रूम में या क्यूबिकल में जिस दिशा में बैठते हैं वहां पर थोड़े से चेंजेस ला सकते हो, या अगर उन्हें पता हो तो उन डायरेक्शंस को अवॉइड कर सकते हो। थोड़ा वो गाइड कीजिए। वास्तुशास्त्र को समझने के लिए विकास की सिंपल बात में ये एज ए रेमेडियल माध्यम से समझा सकती हूँ कि वास्तु खुद अपने आप में एक रेमेडियल साइंस है। आपके आसपास के रखरखाव का आपके बॉडी के ऊपर, आपके ओरा के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव होता है। वो इतना पावरफुल होता है जिससे आपके मूड बदल जाते हैं। कुछ ऐसी चीज देखते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं, कई बार हमें कोई चीज़ पसंद हो, हमारी चॉइस की हो, हम उसको देखते हैं तो हम कई बार एकदम हैप्पीनेस फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है। चाहे
सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रख-रखाव जो है वो हमारा हो, किसी और का हो, फिर भी हमें उससे पॉजिटिव फीलिंग आती है। आप अगर हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस, होटल-मोटल काफ़ी पॉपुलर बिज़नेस है, वहाँ पे देखेंगे तो कई बार हम रिसेप्शन एरिया में जाते हैं और उसका रख-रखाव देखते हैं, रूम के कलर्स कॉम्बिनेशन और रूम को जाकर देखते हैं और वो कलर्स कॉम्बिनेशन हमें सूट करते हैं, वहाँ पे क्लीननेस होती है, तो देखकर हमें लगता है कि हाँ, ठीक है, चलो प्राइस ज़्यादा हो, कम हो, लेकिन हम इस होटल में रह सकते हैं। कुछ जगह को देखकर हमें लगता है नहीं, कैसे भी हो जाए हम यहाँ पे नहीं रह सकते, चाहे हो सकता है कि प्राइस आपकी बहुत ही चीप हो, इकोनॉमिकल हो, लेकिन हम उस एटमॉस्फेयर पे अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये जो क्विक डिसीजन व्यक्ति का है, वो किसके बेस पे है? उसने जो चीज़ अपनी आँखों से देखी, उसने जो रख-रखाव देखा और तुरंत उसके दिमाग में डिसीजन लिया कि ये चीज़ मेरे लिए है या ये मेरा सिलेक्शन नहीं है। तो आस-पास के रख-रखाव का बहुत अच्छा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है। वास्तुशास्त्र का मतलब ये होता है कि दिशाओं के हिसाब से जो स्ट्रक्चर आपने लेआउट डिज़ाइन किया है, जो आपने इस पूरी दुनिया में अपना एक वर्ल्ड बनाया है, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा उठते हो, बैठते हो, जॉब की लोकेशन, बिज़नेस लोकेशन, आपका खुद का घर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जहाँ पे भी जो ज़मीन आपके साथ जुड़ी है, उसके आसपास का माहौल है, वो जितना सकारात्मक हो, जितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ हो, जितनी वहाँ पे ची यानी कि वो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे हो, तो उस माहौल में आपकी सक्सेस जो होती है, आपकी हैप्पीनेस जो होती है, वो बनी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सराउंडिंग आस-पास जो बिल्डिंग है, उसमें दिशाएँ हैं, लेकिन डायरेक्शन के बाद जब बिल्डिंग बन जाती है, तो इनसाइड प्रॉपर्टी के अंदर बात आती है इंटीरियर डेकोरेशन की या उसके रख-रखाव की। तो रख-रखाव का बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कलर्स। आपके आस-पास आपको कलर्स दिखाई देते हैं, चाहे डेकोरेशन के माध्यम से हो, वॉल डेकोर के माध्यम से हो, फैब्रिक डेकोर के माध्यम से हो, लेकिन कलर्स बहुत अहमियत उसके अंदर कलर्स की होती है क्योंकि कलर्स आस-पास दिखाई देते हैं। दूसरा होता है एलिमेंट का डेकोरेशन, फिर सिरामिक का डेकोरेशन है, मेटल का डेकोरेशन है, क्ले का डेकोरेशन है, ग्लास का डेकोरेशन है, मिरर डेकोरेशन है। जो भी आपने ऑब्जेक्ट आस-पास यूज़ किए हैं वो आते हैं और वो दोनों के मिलने के बाद तीसरा आता है आपका फर्नीचर, कि फर्नीचर प्लेसमेंट आपने कैसे किया है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके, वो तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलके एक परफेक्शन या एक परफेक्ट लुक आता है। एक बहुत अच्छा वहाँ पे आपको पूरा एलिमेंट दिखाई देता है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये मुझे पसंद है या मुझे नहीं पसंद है। तो इसीलिए जब कोई बात डिप्रेशन की होती है, एंग्ज़ायटी की होती है, तो वहाँ पे जो आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, वहाँ पे डॉक्टर अगर आपको अगर वेकेशन लेने को बोलते हैं या कोई एनवायरनमेंट में अगर आपको वहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए अपने पास रखते हैं, तो वहाँ पे वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन या उस तरह की चीज़ों को रिलैक्सेशन के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता। या तो लैंडस्केपिंग होती है, ब्यूटीफुल आस-पास गार्डन होता है, सुंदर सा माउंटेन होता है और ऐसे एटमॉस्फियर को वो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इस पेशेंट को ले जाओ या आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप वहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए जाओ, जिसमें कुछ हद तक एनर्जी होती है। जैसे हम वेकेशन लेते हैं तो एक होता है एक्टिव वेकेशन, जिसमें हम वेकेशन में जाने के बाद भी वहाँ पे ये लोकेशन पे जाना, यहाँ पे जाना, सब प्लानिंग किया होता है। एक होता है कंप्लीटली रिलैक्सेशन वाला वेकेशन, जिसमें आप गए और आपने कंप्लीटली आराम किया, जहाँ पे आपको इधर-उधर कहीं नहीं जाना है। तो वेकेशन भी 2 तरह के होते हैं। डिप्रेशन के साथ जुड़े हुए लोगों को कलर्स क्या नहीं होने चाहिए, वो बात हमने समझी। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिशाएँ होनी चाहिए और उनके अनुरूप क्या कलर्स होने चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से डिप्रेशन और एंजाइटी के लोगों के लिए ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा के बेडरूम का सिलेक्शन और अगर उनकी ऑफिस के अंदर क्यूबिकल या जो भी तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे अगर उनको सिलेक्शन मिलता है, दिशाओं के ऑप्शन मिलते हैं, तो ईस्ट का सिलेक्शन उनको करना चाहिए। अगर बेडरूम के बारे में बात करते हैं तो स्लीपिंग पोजीशन आइडियली जो है वो ईस्ट टू वेस्ट वास्तु में मानी जाती है, जैसे कि पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट में उनका सर होगा और वेस्ट दिशा में उनके लेग्स पोजीशन होंगे। इस तरह का रखरखाव आप अपने बेडरूम में कर सकते हो डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए। अगर ऑफिस पोजीशन के बारे में बात करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, बिजनेस लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो अपने लिए ईस्ट का रूम सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी उनका वर्क डेस्क या काम करने की जो पोजीशन है वो टूवर्ड्स ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। जब वो ईस्ट का कमरा सिलेक्ट करते हैं, उनके आसपास के जो कलर्स कॉम्बिनेशन है उसमें एक्वा ग्रीन, रेड कलर, डीप रेड या लाइटर रेड की कोई भी फैमिली का कलर आप चूज कर सकते हो, लाइट पीच,
फ्लावर के जितने भी कलर्स होते हैं येलो वगैरह, आप सारे फ्लावर्स के कलर्स यूज कर सकते हो। पिंक, पर्पल, लवेंडर, येलो वगैरह कलर्स यूज कर सकते हो। उसको हम वन वर्ड्स में फ्लावर कलर्स बोलते हैं। ये तमाम कलर्स उनके लिए आइडियल माने जाते हैं। नेचर के साथ रिलेटेड कलर्स का मतलब होता है ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ये नेचर के साथ रिलेटेड कलर्स है। फ्लावर कलर्स भी सारे नेचर के साथ रिलेटेड कलर्स आते हैं। तो ये तमाम कलर्स का प्रयोग कर सकते हो। न्यूट्रल कलर का प्रयोग करना है। जैसे वाटर एलिमेंट को अवॉइड किया, वैसे व्हाइट कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। व्हाइट को भी न्यूट्रल कलर माना जाता है, लेकिन व्हाइट कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि व्हाइट जो होता है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। हमें यहाँ पे हर ऐसी वास्तु की टिप्स को अप्लाई करना है जो एनर्जी को मैक्सिमम सेव करे, और वहां पे उस एनर्जी को पूरी प्रॉपर्टी के अंदर या उनके आसपास के एरिया में एनर्जी जो है वो भरपूर होनी चाहिए, पूरा एनर्जी सफर होना चाहिए। पल्लवी जी, तो कलर्स और साथ ही साथ डायरेक्शंस को हमने समझा कि किस तरह से वो हमें वास्तु को मद्देनजर रखते हुए एंजाइटी डिप्रेशन को काबू लाने में मददगार होते हैं। थोड़ा ये गाइड कीजिए कि जो बीम्स एंड कॉलम्स हैं, क्योंकि देखिए जितने लोग कॉन्डोमिनियम्स में, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं या फिर काम करते हैं, वहां पर एक बीम और कॉलम जो है ना स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। और कई जी। बार आपने ये भी गाइड किया है कि वो भी ठीक नहीं है, उसमें आदमी स्ट्रेस में आ रहता है। तो थोड़ा उसके बारे में भी गाइड कीजिए कि अगर वो हों तो क्या किया जा सकता है। एंजाइटी और डिप्रेशन साथ जुड़े हुए लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उनकी वजह से सर के ऊपर बीम या कॉलम की वजह से एक्टिवेट हो जाता है, वो उनको अपनी हेल्थ में और ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो जैसे आपने कहा कि आम तौर पे नॉर्मल आदमी के लिए कॉमन वास्तु टिप्स ये है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, कुछ कॉमन वास्तु दोष है, और बीम और कॉलम कॉमन वास्तु दोष में आते हैं। वास्तु में दो तरह के दोष होते हैं विकासी। एक होता है कॉमन वास्तु दोष, एक होता है व्यक्ति दर व्यक्ति, किसी एक के लिए सूटेबल नहीं है, दूसरे के लिए ठीक है। जैसे आपके पास घर में कोई भी एलर्जी का प्रॉब्लम होता है तो घर के सारे सदस्यों को नहीं होता है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को होता है। तो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल वास्तु दोष होता है, एक कॉमन वास्तु दोष होता है। बीम कॉलम का जो वास्तु दोष है वो नॉर्मल किसी भी आदमी के लिए नहीं होना चाहिए। एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए तो और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये डेफिनेटली आएगी बात कि एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ जुड़े लोगों को बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट ऑफिस या बिजनेस का हो, बेडरूम के अंदर बेडरूम का सिलेक्शन हो, तो फॉल सीलिंग के डिजाइन की वजह से अगर कोई भी तरह का बीम कॉलम बनता हो, या ऑफिस अरेंजमेंट के अंदर सर के ऊपर बीम आता हो या कॉलम के पास बैठने की व्यवस्था हो, तो उसको अवॉइड करनी चाहिए। उसमें उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था जो है उसको हम वास्तु में खामीपूर्ण व्यवस्था बोलते हैं, उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर लिया जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको एक ईस्ट दिशा बोली, वो सबसे बेस्ट एंड 100% सूटेबल डायरेक्शन है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफी सारे रिजल्ट लिए हैं। लेकिन आप जानते हो कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति को सिमिलर दिशा का ऑप्शन मिले। वास्तु खुद रेमेडियल साइंस है, उसमें काफी सारी चॉइस और ऑप्शन होते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ और भी ऑप्शन शेयर करना चाहूंगी कि किसी भी वजह से आपकी व्यवस्था में ईस्ट अगर आपको नहीं मिलता हो, तो सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि दिशा। जितना अगर आपको पहला चॉइस ईस्ट में ही जाना है लेकिन किसी वजह से व्यवस्था नहीं बनती हो, तो सेकंड प्रेफरेंस आप साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर की दिशा का ले सकते हो। थर्ड प्रेफरेंस आप वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा का ले सकते हो। ये तीनों दिशा ऐसी है जो आपको फायदा करती है। काफी सारे लोग वास्तु के अंदर दो प्रैक्टिस में अलग अलग तरह के बीच से, काफी लोग मानते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लोगों को साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, जो हमारे एंसेस्टर की दिशा होती है। तो उस दिशा के अंदर उस दिशा का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा भूत प्रेत की दिशा मानी जाती है। इस तरह की मान्यता है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। साइंटिफिकली मैं ये बात नहीं बता रही, लेकिन हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से तो वो लोग सोच रहे हैं कि उस दिशा को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको एज ए कंसल्टेंट अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से बता सकती हूँ कि मैंने आज तक सारे पॉजिटिव रिजल्ट ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट दिशा और वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से लिए हैं। उसके बाद हम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट को अवॉइड करते हैं। तो कंपास के अनुसार तीन दिशा बचती है, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा एंड सेंटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लोगों को कभी भी सेंटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि सेंटर पार्ट का वास्तु समझने के लिए आपने इतने सालों में वास्तु की बातों में बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट वगैरह के बारे में समझा है,
लेकिन सेंटर पार्ट के बारे में कभी ज़्यादा नहीं समझा है। सेंटर पार्ट जो होता है उसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं। इंसान की जो बॉडी होती है, बॉडी जो लाइक उसको बोलते हैं कि जो नाभि का हिस्सा होता है, तो नाभि के हिस्से को इतना ज़्यादा पावर और एनर्जी के साथ माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो होता है उसका मेन डायगनली अगर हम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट को क्रॉस करते हैं, जैसे डायगनली का मतलब ये क्रॉस हो गया साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, तो सेंटर पार्ट से कनेक्ट होके जाता है। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट सेंटर पार्ट को कनेक्ट होके जाता है। तो मतलब ये होता है कि अगर वास्तु कंसल्टेंट जब किसी दिशा में नॉर्थ ईस्ट को मना करे, नॉर्थ वेस्ट को मना करे, तो सेंटर पार्ट ये सबसे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब होता है अगर हम साउथ वेस्ट को भी आपको मना करें तो सेंटर पार्ट में बैठना अपने आप ही नहीं आएगा। थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, उसके लिए कंपास को समझना पड़ेगा। आइडियली दिशा ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट मानी जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु के हिसाब से एंजाइटी के साथ जुड़े हुए लोगों को उनके बेडरूम सिलेक्शन में लैंडस्केपिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको लगेगा कि मैंने अभी कहा था कि नेचुरल सारे कलर जो नेचर के साथ रिलेटेड है वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो लाइव लैंडस्केपिंग है यानी कि कोई भी पौधा है, मनी प्लांट है, इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो लाइव एलिमेंट है यानी कि जो नेचुरल लैंडस्केपिंग है उसके अंदर आप जब बिल्डिंग के अंदर, यूएस में तो सबको पता है कि कमरा बंद रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो वहाँ पे जनरेट होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती है, लेकिन वो 50-50% होती है। दिन में ऑक्सीजन होती है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसकी वजह से वास्तु के अनुसार एंजाइटी के साथ जुड़े हुए लोगों को नेचुरल लैंडस्केपिंग को, डेकोरेशन को अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। जी पल्लवी जी, इनके अतिरिक्त कोई खास प्रोडक्ट रेमेडी के बारे में भी गाइड करना चाहेंगे क्या? सबसे बेस्ट एंड पावरफुल प्रोडक्ट रेमेडी है वो है क्रिस्टल रेमेडी एंड कार्नेलियन स्टोन एंड रोज क्रिस्टल। कार्नेलियन स्टोन है ना, वो अपने आप में एनर्जी का सोर्स माना जाता है। जैसे आप सूरज को एनर्जी के लिए सबसे बड़ी रोशनी का सोर्स मानते हो, एनर्जी का सोर्स मानते हो, सूरज से ज्यादा एनर्जी शायद दुनिया में किसी चीज में नहीं है, तो वैसे उसका सब्स्टिट्यूट है वो है कार्नेलियन स्टोन। कार्नेलियन स्टोन अपने आप में पावर देने की कैपेसिटी रखता है। जब कभी आपको लगता है कि मेरे को मूड स्विंग होते हैं, मेरे को इंटरव्यू जाना है और मैं डर गया, मेरे को लगता है कि भाई मैं ये इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगा, जहां पे भी आप होपलेस हो जाते हो, जहां पे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा जाता है, और डिप्रेशन वाले लोगों को तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लेस हो जाता है, तो ऐसे तमाम लोगों को कार्नेलियन स्टोन से रिलेटेड हर तरह की चीज, अगर वो फीमेल है तो इस तरह की आप ज्वेलरी बना सकते हो, जो कि आपको बड़े बड़े स्टोर्स में, सीज ब्लूमिंगडेल कहीं पे भी मिल जाएगी। जेमस्टोन की ज्वेलरी बोल सकते हो आप, इसको एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, डेली यूज में आप पहन सको, इस तरह से आप कार्नेलियन स्टोन की कोई भी चीज ले सकते हो। कार्नेलियन स्टोन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, जो लोग स्टोन की बनी हुई चीजों को खरीदते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो कार्नेलियन का कोई भी ऑब्जेक्ट भी आप अपने आसपास रख सकते हो, ज्वेलरी पहन सकते हो, चीजों का डेकोरेशन रख सकते हो। क्रिस्टल का बना हुआ कोई भी डेकोर, कार्नेलियन का डेकोर एंड रोज क्रिस्टल, ये तीन चीजों का प्रयोग आप उनके आसपास कर सकते हो। प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपकी ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।